हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम लोग बिहार बोर्ड का एकदम बेहतरीन सा क्लास को जानने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 हिस्ट्री BSCB इंग्लिश मीडियम का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसको एक शॉर्ट में समझेंगे विथ इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए विथ प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन, चैप्टर रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ MCQ बोल दिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एम ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ एम हुई थी किसके बीच, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच कुछ एम होगा तभी तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म इस हमारे रूस में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो द एम ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इज टू इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो था वो इस्टेब्लिश इक्वालिटी करने का, ठीक है, एम था। उसका क्या था, इस एम कि सिर्फ इस सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करे इक्वालिटी। ठीक है, वन पर्सन शुड बी लाइक अनदर पर्सन, यानी कि हर आदमी दूसरे आदमी की तरह ना दिखे। ठीक है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एनीवन, और हर आदमी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। एवरीवन शुड गेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि हर आदमी को सामाजिक व्यवहार से, आर्थिक व्यवहार से और राजनीतिक व्यवहार से इक्वालिटी का प्रदान हो। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा कि राइट द एम ऑफ द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो क्या आप लोग लिख दोगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी डेवलप्ड होते जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक की ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म। ये सोशलिज्म का ओरिजिन आया तो आखिर आया कहाँ से। तो सबसे पहले ये जो हुआ था ना, ये रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि बात करें तो 18th सेंचुरी से ही हम लोग का इस सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी था वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ड्यू टू द एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल मिल ऑनर्स द लाइफ ऑफ वर्कर्स इन ऑल कंट्रीज हैड बिकम हेलिस। हेलिस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो कंट्रीज के वर्कर्स का लाइफ था वो हेलिस हो चुका था, यानी कि ख़राब हो चुका था, जिसके कारण से एंटी लेबर पॉलिसीज़ हो चुकी थी। और वहाँ से सोशलिज्म को मिडिल क्लास वाले लोग डेवलप्ड करवाते हैं। ठीक है, चलिए, द वर्कर्स हैड नो राइट्स एंड वी आर बीइंग ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड, यानी कि हर वर्कर्स कोई भी राइट नहीं कर सकते थे, और कोई भी विथ नो राइट्स, है ना, नो राइट्स यानी कि कोई भी उनके पास मताधिकार भी नहीं थी, और उसके पास एक्सप्लॉइटेड हो रही थी, यानी कि हर तरह से वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। क्या आप समझ सकते हैं। द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेड मतलब समझ से शोषण करना, है ना, शोषण करना। इस सिस्टम वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे एंड द कैपिटलिस्ट वेयर ऑन द साइड लाइन्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। और इस तरह के कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। मतलब बहुत सारे क्लास वाले लोग जो ऊपर तकनीके थे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, और साइड बाय साइड पूरा रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट होने की कगार पर आ चुकी थी। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वाज रैपिडली डिटीरियोरेटिंग, यानी कि हर इकोनॉमिक कंडीशन वर्कर्स की, हर वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही हो गई थी, ख़राब जैसे, है ना, ख़राब हो गई थी। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़राब होती जा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तो हमारा ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म का ही टॉपिक है, का ही है। इकोनॉमिकली द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। जब हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करें तो हम लोग दो सोसाइटी में बढ़ जाते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास जो इसमें रीच आदमी लोग आते थे, और इसमें लेबर फैमिली लोग आते थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, तो चलिए आगे। एट अ टाइम व्हेन द लेबर world was going through a state of economic plight and social decline, at the same time the workers got guidance from some important patriots, thinkers and writers। इस समय में क्या हुआ कि लेबर जो थे वो हर दूसरे स्टेट के जा रहे थे, क्योंकि उन्हें आर्थिक थोड़ा अपना मजबूत करना था, जिसके कारण से सम इम्पोर्टेंट पैट्रियट्स और थिंकर्स का, राइटर्स का गाइडेंस भी उन्हें मिल रही थी, है ना। दिस पर्सन प्रोपाउंडेड अ न्यू आइडियोलॉजी इन द सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। और ये सब जो हमारे बताने वाले थे, गाइड करने वाले थे,
किसको, लेबर को, उसी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। और जो इस पर्सन को आइडियोलॉजी ला रहे थे उसे हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म बिफोर द कार्ल मार्क्स इज नोन एज द यूटोपियन सोशलिज्म। और अगर कार्ल मार्क्स के पहले के सोशलिज्म की बात करें तो वो यूटोपियन सोशलिज्म कहलाता है। और सोशलिज्म आफ्टर कार्ल मार्क्स इज नोन एज साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स वाज द सेंट साइमन ऑफ यूरोपियन सोशलिज्म एंड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स जो थे वो सेंट साइमन की यूरोपियन सोशलिज्म से प्रभावित थे और वो हमारे साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर भी कहलाते हैं। ठीक है, ये है हमारे कार्ल मार्क्स यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सोशलिज्म आखिर है क्या। तो ये सोशलिज्म जो होता है वो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देने में मदद करती है, फिर हर तरह की इनइक्वालिटी को रिमूव करने में मदद करती है। उसके बाद बात करें तो ये हर तरह के हर आदमी को वर्क करने में मदद करती है कि हर आदमी को वर्क मिलना चाहिए, वर्क काम करने के लिए मिलना चाहिए और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए फॉर कम मतलब मान लीजिए वो 10 घंटा काम कर रहा है और 20 रुपया मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उसे पेमेंट की बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए तो हमारा है फोर्स इज द सोसाइटी टू पे लेस फॉर द एबिलिटी टू वर्क। 10 घंटे काम कर रहा है तो 20 रुपया मिल रहा है, तो ये ख़राब चीज़ होती है ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट द स्टेट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू वर्क। और हर तरह के सोशलिज्म वर्क को मतलब इक्वालिटी को सीधा सीधा बोले तो इक्वालिटी को वो लाना इस्टेब्लिश करनी चाहती थी। ठीक है, चले कम्युनिज्म की बात करें कि आखिर कम्युनिज्म क्या है। तो कम्युनिस्ट जो होते हैं वो स्टेट यानी कि साम्राज्य, मोनार्की और साम्राज्य को हटाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट कहते भी थे कि देयर विल बी डिफिनेटली बी स्ट्रगल बिटवीन दिस टू क्लासेस, यानी कि लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में स्ट्रगल होना ज़रूरी है। स्ट्रगल यानी कि रिवॉल्यूशन विल बी कैरिड आउट ऑन दैट डे, ओनली द एक्सप्लॉयटेड क्लास विल बी एबल टू विन। और तभी अगर रिवॉल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग को एक्सप्लॉयटेड क्लास को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर रिवॉल्यूशन हुआ तभी वो लोग जीत सकते हैं, है ना। इफ द एक्सप्लॉयटेड क्लासेस आर इन लार्ज नंबर्स देयर आर फ्यू पीपल्स हु एक्सप्लॉयट, इक्वालिटी विल कम व्हेन द ऑपरेस्ड विल विन। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देयर शुड बी इक्वालिटी इन इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कम्युनिज्म में इकोनॉमिक स्टेटस को भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ना। इंसिस्ट ऑफ सैलरी एज पर रिक्वायरमेंट, और सैलरी मिलना चाहिए, मतलब दोनों का अर्थ एकदम सेम जैसा ही है। ठीक है, आगे चलते यूटोपियन सोशलिस्ट, यानी कि पहले की बात करते हैं कार्ल मार्क्स के पहले की बात। ठीक है, द फर्स्ट यूटोपियन आइडियोलॉजी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट। सोशलिज्म जब बन रही थी तभी फर्स्ट यूटोपियन आइडियोलॉजी वाज इंस्ट्रूमेंटल यानी कि आ चुकी थी। ठीक है, विच वाज अ सोशलिस्ट फ्रेंच थिंकर सेंट साइमन, यही है हमारे सेंट साइमन। कार्ल मार्क्स से पहले सेंट साइमन ने ही यूटोपियन सोशलिस्ट का नाम किया था। ही बिलीव्ड दैट द स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इंस्टेड ऑफ exploiting each other, people should exploit nature together। यानी कि ये कह रहे हैं कि हाँ, वो जो है सोसाइटी ऑर्गेनाइज ऐसा होना चाहिए विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, एवरीवन शुड गेट सैलरी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी कि उनके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलना चाहिए। और तो और The most important European thinker outside France was the British इंडस्ट्रियल रॉबर्ट ओवेन, और रॉबर्ट ओवेन को भी ज़्यादा बोला जा रहा था कि उनको ज़्यादा सैलरी दिया जाए। ठीक है, आगे चलते तो आगे बात आती है कार्ल मार्क्स की बारे में। तो कार्ल मार्क्स वाज बोर्न ऑन 5 मई 1818। वो एक जेवलिस फैमिली में यानी कि क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिए थे जो आपके ट्रायर राइन प्रोविंस जर्मनी में होती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिच मार्क्स थे जो फेमस लॉवर थे जो बाद में क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मार्क्स स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, और मार्क्स जो कि कार्ल मार्क्स जो थे आपके वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में अपना लॉ की पढ़ाई किए थे। ठीक है, 1800 यानी कि 1836 में वो मूव कर गए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, जब उन्होंने एक नया टर्न लिया अपनी ज़िंदगी में तब। ठीक है, 1843 ही मैरिड जैनी, और वो उन्होंने शादी किससे की तो
तो जेनी से किए जो अपोज की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, ठीक है। कार्ल मैक्स मीट फ्रेडरिक एंजल्स इन पेरिस इन 1844 विथ whom he remained a close friend for the rest of his life। उनकी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा क्लोज कोई नहीं था। एंजल्स से उन्होंने बाद में मिला पेरिस में, जब वो पेरिस गए थे तब 1844 में, ठीक है। और मार्क्स ने एक बुक लिखा जिसका नाम रखा दास कैपिटल, जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, यही बुक है हमारा, ठीक है। 1867 में उसे बाइबल ऑफ सोशलिस्ट नामक ग्रंथ कहा गया, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो मार्क्स के थ्योरी क्या क्या थे इस बुक के अंदर, तो इसके 5 सिद्धांत हैं कि द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी कि हमारे राज में भौतिक गुणों से ज़्यादा संपन्न होना चाहिए, है ना, भौतिक। द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, हर इस स्ट्रगल में क्लास होना चाहिए। मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आती है, ये आएगी भी तो आप छोड़ सकते हो ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोल्शेविक। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हमारी रूस में आती है। रूस रिवॉल्यूशन जब आती है, शुरुआत होने लगती है, तब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है तो वो पढ़ लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी वाज द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का एक 20वीं शताब्दी का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो ये रिवॉल्यूशन क्या कहती है कि डेमोक्रेसी by ending autocratic rule of emperor or czar of Russia, but ended the power of ladies, capitalists and landlords in social, economic and business fields and established the power of farmers। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने पूरी रसिया को हिला के रख दिया था और पूरे साम्राज्य को किंग के छुटकारा मिल गई और हमारा सोशल, इकोनॉमिक और बिजनेस फील्ड में सिर्फ फार्मर्स की पावर को रख दिया गया। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या थी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमारा बात करता है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आखिर हुई क्यों थी, ठीक है। ऑटोक्रेसी ऑफ द जार एंड इनेप्ट रूल। सबसे पहले कि जार का तानाशाही वाला रूल, वो उसका पहला रीज़न था। उसके बाद पैथेटिक कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स लोग का जो था उनका पैथेटिक कंडीशन हो गई थी, पूरा हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद वर्कर्स का भी वही हाल हुआ। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ। पॉलिसी ऑफ रूसिफिकेशन, तो रसिया का जो यूनिफिकेशन था उसका भी पॉलिसी जो थी उसमें भी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स, तो फॉरेन इवेंट्स में क्या क्या हुए उसके भी इम्पैक्ट इसमें पड़े, तो वो भी एक रीजंस बन गई। तो क्रीमियन वार, डिफीट फ्रॉम जापान एंड रिवॉल्यूशन इन रसिया, इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म, इमीडिएट काउज रसियाज डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो रसिया वर्ल्ड वार 1 में हार गया था उसका भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ से शुरुआत होती है और रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, तो उसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ब्लडी संडे ड्यू टू रसियाज डिफीट इन द रूसो जापानीज वार इन 1905 ऑन 9 जनवरी 1905 ए ग्रुप ऑफ पीपल वेयर मार्चिंग टुवार्ड्स। देखो ब्लडी संडे क्या था, मैं शॉर्ट्स में समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग पढ़ भी सकते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब हमारे रूसो जापानी वार चल रहा था, रूसो जापानीज वार चल रहा था, तब वहाँ पर रूस के आदमी लोग क्या कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। कैसा मार्च, उन्होंने संत पीटर्सबर्ग एक होटल था जिसके सामने उन्होंने किया था कि स्लोगन दिया था कि गिव मी ब्रेड या फिर रोटी दो, गिव मी ब्रेड और रोटी दो आंदोलन कर रहे थे। तब उन्होंने तब गार्ड्स आदमी यानी कि जापान के आर्मी लोग ने क्या किया, उन पर ओपन कर दिया फायर। तब वहाँ पर बहुत सारे अनआर्म्ड पीपल किल हो गए, जिसके कारण से वो दिन जो था वो संडे कहलाया, और वो संडे था और जिसके कारण से वो ब्लडी संडे कहलाया, ठीक है। बहुत सारे आदमी लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि रशियन रिवॉल्यूशन जो था वो मार्च रिवॉल्यूशन एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो रशियन रिवॉल्यूशन जो था वो क्या था वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि ऑन मार्च 7, 1917 पीजेंट्स वर्कर्स मार्च्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ पीटरग्राड। ये वही है ना, रोटी दो स्लोगन्स के नारा लगा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 8 मार्च को वुमेन वर्कर्स ने
टेक्सटाइल मिल्स को एक स्ट्राइक दे दी, तब बहुत सारे फैक्ट्रीज में ब्रेड भी बनना शुरू हो चुकी थे, जिसके कारण से वर्कर्स भी बहुत सारे ज्वाइन हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसन वाज फुल ऑफ रेड फ्लैग्स, और प्रोसेसन हुआ यानी कि जुलूस निकाला गया रेड फ्लैग के द्वारा। व्हेन एन आर्मी यूनाइटेड वाज टू फाइट द क्राउड इट टू रिबेल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द सोल्जर्स इंक्रीज देयरफॉर ऑन मार्च द जार ऑब्डिकेटेड द थ्रोन। और इस कारण से हमारे जो मार्च हुए और 12 मार्च 1917 को जार निकोलस हमारे रसिया को छोड़कर भाग गए। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वही कहानी दिया हुआ है, तो इसके तरह से जार शाही हमारा अंत होता है और एक नोमनाम डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है, जिससे बुर्जुआ गवर्नमेंट बन जाती है 15 मार्च को। ठीक है, लेटर द बोर्गियोस गवर्नमेंट फेल एंड मॉडरेट सोशलिस्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडर्स ऑफ केरेंस्की। द बोल्शेविक डिड नॉट एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एदर। ठीक है, तो जिसके कारण से हमारे गवर्नमेंट एक बॉबन डायनेस्टी में बदल जाती है, यानी कि बुर्जुआ डायनेस्टी में बदल जाता है। ठीक है, चले हमारा बात है रूसियन रिवॉल्यूशन के थोड़ा सा कुछ और पार्ट है। प्रोलिटेरिएट क्लास, तो एक क्लास उसमें इमर्ज हुआ था। कौन सा क्लास? प्रोलिटेरिएट। इसमें कौन कौन रहते थे? फार्मर्स, लेबरर्स और कॉमन पुअर पीपल इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, रेजन सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड हो गई दो क्लास में। मेजोरिटी पार्टी जो हमारी थी वो बोल्शेविक्स कहलाई, और जो माइनॉरिटी पार्टी थी उन्होंने मैंने सिविक्स का नाम दे दिया। ठीक है, चले आगे चलते। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, अब आती है हमारी बात कि 1917 में आखिर हुआ क्या था, है ना। इट वॉज द टाइम दैट लेनिन इमर्ज्ड, यानी कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में ही हमारे लेनिन साहब जी जन्म लिए थे। जन्म तो पहले लिए थे, मतलब यहाँ से वो ने अपनी एक नई नाम बनाई। ठीक है, लेनिन वाज एग्जाइल्ड बाय द जार्स गवर्नमेंट, और वो बहुत परेशान हो गए थे जार के गवर्नमेंट से, है ना। व्हेन वाज द रिवॉल्यूशन, अच्छा इसमें जार जो है वो जार डिब्बा डाबा नहीं है, इसमें जार है ना किंग को कहा गया है, किंग ऑफ रसिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए किसको कहा गया? जार को, जार। ठीक है, ये मीनिंग याद रखना। When the revolution of March 1917 took place in Russia, he reached Russia with the help of Germany. और जर्मनी की सहायता से वो रसिया पहुँचे, और उन्होंने देखा कि पीपल के इंथुसिज्म बहुत रसिया में बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, कि उन्होंने इंथुसिज्म बहुत नई रिवॉल्यूशन जलाई है, तो इन्होंने रिवॉल्यूशन की उपासना को और भी जागरूक किया। लेनिन डिक्लेयर्ड दैट द रशियन रिवॉल्यूशन वाज नॉट कंप्लीट। लेनिन बोला कि रशियन रिवॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है, अभी और होगा। हैंस द सेकेंड रिवॉल्यूशन इज इनविटेबल, और सेकेंड रिवॉल्यूशन फिर से स्टार्ट होने लगी। लेनिन गेव 3 स्लोगन्स, लैंड, पीस एंड ब्रेड, रोटी, मकान और शांति, है ना। चलिए, लेनिन डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द केरेंस्की गवर्नमेंट बाय द यूज ऑफ फोर्स, बोथ द आर्मी एंड द पब्लिक सपोर्टेड हिम। और उसके बाद केरेंस्की का गवर्नमेंट का भी फोर्स किया जाने लगा, किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। ठीक है, बोथ द आर्मी एंड पब्लिक सपोर्टेड हिम, और आर्मी और पब्लिक इसके सपोर्ट में आ चुके थे। ठीक है, चलिए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में और क्या क्या वो पढ़ते हैं। बोल्शेविक्स फ्लैड पेट्रोग्राड्स रेलवे, टेलीफोन सेंटर, कोर्ट एंड केरेंस्की रसिया। और उसके बाद 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक्स ने भी छोड़ दिया। टुक पोसेशन ऑफ स्टेशन बैंक, पोस्ट ऑफिस, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। थर्स द ग्रेट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया, आल्सो नोन एज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, एंडेड आफ्टर सीजिंग पावर। लेनिन साइंड द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क विद जर्मनी एंड केम आउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके साथ रसिया ने फिर एक बार जर्मनी के सहायता से रसिया रिवॉल्यूशन को जर्मनी के साथ एक ट्रीटी हुआ, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी को अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम ऑफ सिविल वॉर आल्सो अरोज इन रसिया। इसके हमारा सिविल वार भी होने लगा, और इसके इन विच अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस इंटरवेंड एंड अटैक सोवियत रसिया, और सोवियत रसिया में अटैक्ड हुआ। रसिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन अटैक्स हुए। फिर रेड आर्मी फॉर्म्ड हुई, जिसकी लीडरशिप ट्रॉट्स्की थे। द रेड आर्मी सक्सेसफुल रिपेल्ड द फॉरेन ऑनस्लाउट। ऑन द अदर हैंड अ सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड चेका बनाया गया, जिसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इंटरनल रेवोल्यूशन हुआ। It used to make sudden raids and arrest the rebels. In this way, Lenin succeeded in suppressing the internal rebellion. और इस rebellion में लेनिन हमारे succeed हो गए। ठीक है, अब आता है लेनिन रोल
क्या था रशियन रिवॉल्यूशन में, अभी तो पढ़ा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, तब रशियन रिवॉल्यूशन में लेनिन का क्या रोल था वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेनिन इस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी इन द ईयर 1918, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, द कंट्री विच एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट रेजिम वाज मेड। ओके, क्या बात हो रही है कि लेनिन जो है वो एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने जा रहा था 1918 में, ठीक है। तो वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया बनाना चाहता था। बाय दिस नेम ऑफ रसिया वाज चेंज टू ग्रुप ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और वो रसिया का एक न्यू ग्रुप फाउंड करता है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका सिटीज 18 साल से ऊपर रखता है और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैंक, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज वेयर नेशनलाइज, और बैंक और ट्रांसपोर्ट जो थे सब नेशनलाइज हो जाते हैं, और द अथॉरिटी ऑफ द चर्च ओवर एजुकेशन वेयर अबॉलिश्ड एंड इट वाज ऑल्सो नेशनलाइज, और चर्च भी नेशनलाइज हो जाता है। फिर लेनिन ने अपना बोल्शेविक पार्टी से एक कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया। उसके बाद रेड फ्लैग एंड द हैमर, ये जैसे कि दिख रहा है, ये एक अपना फ्लैग अलग से बनाया, ठीक है, पार्टी का। उसके बाद इवैलिश्ड इनटू द कंट्रीज नेशनल फ्लैग, उसके बाद एक नेशनल फ्लैग को भी बनाया। सिंस देन दिस फ्लैग बिकम ए सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, और यही फ्लैग को कम्युनिज्म का भी रोल मिला। इट रीडिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड ऑफ द बिंग लैंड ओनर्स एमंग द पीजेंट्स, और जो बड़े बड़े हथियार लिए थे अपने ज़मीन को, वो फिर से फार्मर को देने लगे। लेनिन अनाउंस किया न्यू नेप को जिसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक पॉलिसी। 1921 में उन्होंने एक पॉलिसी बनाया। तो वो क्या क्या था पॉलिसी में, उसको पढ़ते हैं। वो था कि ग्रेन को फार्मर्स से एक फिक्स्ड टैक्स मिलेगा। द रेस्ट ऑफ द ग्रेन बिलोंग टू द फार्मर एंड ही कुड यूज इट however wanted. Although the theory was maintained, land belonged to the state, and yet in practice the germ belonged to the farmer. Industries with less than 20 employees got the right to run individually, और 20 से अधिक एम्प्लॉय लोग अपने उसके काम करने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल वे डिसेंट्रलाइज, और इंडस्ट्री जो थे वो डिसेंट्रलाइज होने लगे, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी होने लगी। उसके बाद एजुकेशन हुआ, इंश्योरेंस और पर्सनल प्रॉपर्टी होने लगी, लाइफ की इंश्योरेंस होने लगी। फॉरेन कैपिटल आल्सो इन्वाइटेड अ लिमिटेड वे, उसे फॉरेन कैपिटल को भी लिमिटेड वे कर दिया गया। फिर इनिशिएटेड बाय एजेंसी, और एजेंसी को भी इनिशिएट कर दिया गया। बैंक ओपन हो गए डिफरेंट लेवल्स पर। मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वाज अबॉलिश्ड, और यूनियन पर जो मेंबरशिप होती थी उसको भी अबॉलिश्ड कर दिया गया। आगे चलते तो स्टालिन अपने आते हैं। जब लेनिन मर जाते तो द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन अरोज, फिर एक प्रॉब्लम अरोज होती है। देयर वाज अ सीरियस स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट लीडर्स। स्टालिन वन इन दिस स्ट्रगल। उसके बाद कुछ ग्रुप्स और डिफरेंट लीडर में स्ट्रगल होती है, तब स्टालिन जीत जाते हैं। ट्रॉट्स्की वाज डिपोर्टेड इन 1929। इन द 1930s एलिमिनेटेड ऑलमोस्ट द लीडर्स हु पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्यूशन। जो रिवॉल्यूशन में होते हैं वो सारे एलिमिनेट लीडर्स हार जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में प्लेड होता है रोल इनका बहुत बड़ा स्टालिन के द्वारा, है ना। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंसेस विद द पार्टी, पार्टी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे जो टॉलरेट नहीं थे। स्टालिन वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड बिहेव डेक्स्टरली टिल हिज डेथ, यानी कि उन्होंने राजशाही को भी फिर से जन्म दे दिया, है ना। अपने मरते दम तक वो राजशाही तक करते रहे, ठीक है। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लास्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद हम इस टॉपिक को बंद कर देंगे, मतलब इस चैप्टर को एंड कर देंगे। आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन द पावर ऑफ लेबर और प्रोलेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रशिया, इट इनकरेज द मूवमेंट इन अदर एरियाज एज वेल। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद प्रोलेटेरिएट क्लास और सारे क्लास मतलब सहयोग में हो गए थे। लेवल ऑफ आइडियोलॉजी बढ़ चुकी थी। कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सारे यूरोप में डिवाइडेड टू पार्ट्स में हो गए, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। इस डिवीज़न में आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स यूरोप में के पहले डिफॉर्मेशन एंड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कहलाया गया। उसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और सोवियत रसिया के बीच में, जिसमें 2 कैंप्स और कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 4 डिकेड, 400 सालों तक चली, ठीक है। आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन अ न्यू इकोनॉमिक मॉडल
आई, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग आई, फर्दर कैपिटलिस्ट कंट्रीज वाज आल्सो अडॉप्टेड। उसके बाद द सक्सेस ऑफ द रिवॉल्यूशन आल्सो इनकरेज्ड कॉलोनियल लिबरेशन, है ना, बहुत सारे इफेक्ट हुआ। रसिया प्रोवाइडेड किया कि आइडियोलॉजी सपोर्ट होना चाहिए, नेशनल मूवमेंट हुआ, फिर किसके बीच में, एशिया एंड अफ्रीका के बीच में, ठीक है। फिर एक लास्ट वार हुआ जिसको कहते हैं कोल्ड वार। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वार इन विच द यूनाइटेड स्टेट्स वाज द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोवियत रसिया वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। चले, तो यहाँ से अगर कोल्ड वार की बात करें तो ये एक आइडियोलॉजिकल वार है, डायरेक्ट वार नहीं था। यूनाइटेड स्टेट के बीच में और सोवियत रसिया के बीच में ये वार हुआ था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, तो प्रोलेटेरिएट क्लास क्या होती है, तो ये हमने पढ़ा है कि इसमें कॉमन पीपल लोग आते हैं और फार्मर्स भी आते हैं, ठीक है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन डायरेक्ट की बात कर रही है, तो ये भी आप लोग लिख देना, ठीक है। चलिए, ब्लडी संडे क्या होता है, ये भी आप लोग बना दोगे। चलिए, कैपिटलिस्ट, हाँ, कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये एक सिस्टम है जिसमें सारे वर्क्स आ जाते हैं नेशन के द्वारा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्लास, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना वाला जो टॉपिक है उसको भी सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। तो बने रहिए, टेक केयर।